हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, विद्या गुरु के करंट अफेयर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। देखिए, हम लोगों के पास्ट एक्सपीरियंसेस से ये पता लगता है कि जो भी क्वेश्चंस हम लोग इस क्लास में डिस्कस करते हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं और उसको सॉल्व भी करते हैं। जिस तरीके से बच्चों के रिव्यूज हम लोगों को आते हैं, उससे पता लगता है कि ये करंट अफेयर्स सेशन कितना सक्सेसफुल रहा है। आप सभी से अनुरोध ये है कि इस क्लास के दौरान हर एक क्वेश्चन जो कि आप लोग बोर्ड पे देख भी पा रहे होंगे, इसका सही उत्तर देने के बाद हम आपको एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जैसे कि इन सभी करंट अफेयर के क्वेश्चंस से आप लोग डील करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि अभी डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है एक एनहेंस्ड रॉकेट सिस्टम का। उस एनहेंस्ड रॉकेट सिस्टम ईआरएस सिस्टम का नाम बताइए। पहली बात तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और डीआरडीओ ने अभी सक्सेसफुली जिस एनहेंस्ड रॉकेट सिस्टम का टेस्ट किया है उसका नाम है पिनाका सिस्टम। दैट सिस्टम इज कॉल्ड पिनाका। जहां तक पिनाका सिस्टम की बात है, पिनाका सिस्टम का टेस्ट उड़ीसा की कोस्ट से परे किया गया था। डीआरडीओ ने कंफर्म किया कि उन्होंने एक साथ 6 रॉकेट्स का टेस्ट किया, जिसके बाद अब पिनाका एनहेंस्ड रॉकेट सिस्टम बिल्कुल तैयार है आर्मी में इंडक्ट करने के लिए। इसके साथ साथ पिनाका रॉकेट सिस्टम की खास बात यह है कि इसकी रेंज 37 किलोमीटर तक की है। जहां तक पिनाका रॉकेट सिस्टम की बात है बेटा, मैं दोबारा आप लोगों से जरूर बोलना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा, अभी हाल ही में एक हैवी वेट टॉर्पीडो दिया गया। एक हैवी वेट टॉर्पीडो इंडियन नेवी को दिया गया डीआरडीओ द्वारा। डीआरडीओ की वो कौन सी विंग है जिसने इस हैवी वेट टॉर्पीडो को बनाया और डीआरडीओ को दिया? तो आइए बात करते हैं उस चीज की, क्योंकि इस क्वेश्चन से कनेक्टेड है, काफी कनेक्टेड है ये क्वेश्चन भी। जहां तक बात आती है, उसका नाम है, उस विंग का नाम है एनएसटीएल। और जहां तक एनएसटीएल की फुल फॉर्म का सवाल उठता है, एनएसटीएल का मतलब है नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लैबोरेटरी, एनएसटीएल। तो अभी नेवल साइंस और टेक्नोलॉजिकल लैबोरेटरी ने डिफेंस, जो कि डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करती है इंडियन नेवी के लिए, उन्होंने अभी वरुणास्त्र नाम का एक हैवी वेट टॉर्पीडो इंडियन नेवी को डिलीवर किया है। जैसे कि आप लोग वरुणास्त्र नाम सुन रहे होंगे, ये एक संस्कृत वर्ड है और वरुणास्त्र का मतलब है एक वाटर वेपन, एक वाटर वेपन। तो इसके साथ जिस क्वेश्चन को आपको याद रखना है वो वरुणास्त्र है। वरुणास्त्र एक वाटर वेपन, एक संस्कृत वर्ड है जिसको एनएसटीएल द्वारा, नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लैबोरेटरी द्वारा डीआरडीओ के अंडर जो काम करती है, उसने अभी इंडियन नेवी को डिलीवर किया है ये वरुणास्त्र, जो कि हैवी वेट वाटर टॉर्पीडो है। इस साल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आइए चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ, जो आपसे पूछता है अभी सेंट्रल कैबिनेट ने कौन से फ्यूल को मंजूरी दी है जिससे परिवहन से होने वाला प्रदूषण, व्हीकुलर पोल्यूशन पर रोक लगाई जा सकती है। देखिए, जहां तक इस फ्यूल की बात है, जिस फ्यूल की मदद से हम लोग हमारी कंट्री में व्हीकुलर पोल्यूशन को कर्ब डाउन कर सकते हैं, उस फ्यूल का नाम है E20। उस फ्यूल का नाम है E20। इसको एथेनॉल 20 भी कहा जाता है। जहां तक E20 फ्यूल की बात है, इस E20 फ्यूल में एथेनॉल की परसेंटेज 20% है और इस 20% एथेनॉल को गैसोलीन के साथ मिलाया गया है। गैसोलीन जो कि पेट्रोल है। इसके साथ साथ इस तरह का फ्यूल अगर आप इस्तेमाल करेंगे हमारे देश में, जो जितने भी व्हीकल्स है, अगर उसमें इस तरह के फ्यूल को इस्तेमाल किया जाएगा, तो मानना यह है कि जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस हैं जो इन व्हीकल से होता है, जितनी भी हरित गैसों की एमिशंस है इस व्हीकल से होने वाली, उस पर रोक लगाई जा सकती है। और इन पर रोक लगने की वजह से बहुत सारे बेनिफिट्स आपको होंगे, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सकता है। क्योंकि हमको पता है जितनी ज्यादा हरित गैसें हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगी, उतना ही गर्मी को बचाए रखने की जो क्षमता है पृथ्वी की, वो बढ़ेगी। और अगर गर्मी को बचाए रखने की क्षमता पृथ्वी की बढ़ेगी तो वो रिजल्ट करेगा किसमें?
आपके ग्लोबल वार्मिंग में, जो कि जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी जैसे बहुत सारी चीजों के लिए बहुत हानिकारक है। चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न की तरफ, जो पूछता है अंतरराष्ट्रीय यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे कब बनाया जाता है। जहां तक यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे की बात है, इस दिन को हर साल 20 दिसंबर को बनाया जाता है। अब आप पूछेंगे कि सर 20 दिसंबर को इस दिन को क्यों बनाया जाता है, उसके बारे में बात करें। देखिए 20 दिसंबर के दिन, इस दिन को सेलिब्रेट करने की सोच यूनाइटेड नेशंस की ये है कि इस दिन को सेलिब्रेट कर यूनाइटेड नेशन पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज डिस्प्ले करती है, जिसको बोला जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कि हो सकता है आज अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग कल्चर, अलग अलग भाषाएं बोलती हो, बट है तो सब ह्यूमन बींग्स है। आप सभी एक ग्लोबल इकोनॉमी से ही कनेक्टेड। किसी एक इकोनॉमी का कोई भी स्टेप किसी दूसरी इकोनॉमी को प्रभावित कर सकता है, ऐसी चीजों को डिस्प्ले किया जाता है इस दिन को सेलिब्रेट करते समय, जो कि 20 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। चलते हैं आज के फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि इंटरनेशनल और इंडियाज रैंक पूछ रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में। हमको पता है हाल ही में अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 की रैंकिंग्स को पब्लिश किया गया है, और इन रैंकिंग्स के अनुसार इंडिया की जो रैंक है इस साल वो 63rd रही है। इंडिया की जो रैंकिंग है पिछले साल वो 63rd रही है। 2020 में जो रैंकिंग रही है इंडिया की वो 63rd रही है। अब जब इंडिया की रैंकिंग आप लोगों को 2020 के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में पता लग ही गई है, तो आपको थोड़ी सी और जानकारी दे दूं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के लिए। पहली बात, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ये इंडेक्स पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है, और 2020 के इंडेक्स के अनुसार अभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कंट्रीज कौन है इस सूचकांक में। पहला स्थान जिस कंट्री ने लिया है वो है न्यूजीलैंड। दूसरा स्थान ग्रहण करने वाली जो कंट्री है वो है सिंगापुर, एंड द थर्ड पोजीशन इज सिक्योर्ड बाय हांगकांग। तो ये तीन देश ऐसे हैं जिन्होंने टॉप 3 रैंक्स को सिक्योर किया है इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में, जिसमें भारत की रैंक 63rd आई है। चलते हैं आज के 5वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव के बारे में है। पूछता है 2020 में होने वाला इंटरनेशनल गीता महोत्सव कहां मनाया गया था। और जहां तक 2020 में होने वाले इंटरनेशनल गीता महोत्सव की बात है, इस दिन को मनाया और इस डे को, इस त्योहार को मनाया गया था हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। यहां पे हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इसको, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इसको मनाया गया था। इस गीता महोत्सव की खास बात क्या थी बेटा, इस गीता महोत्सव में 50 बच्चे 50 स्कूलों से, मतलब 50 बच्चे 50 स्कूलों से, 21 जिलों के 50 स्कूलों से 50 बच्चे और कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से 9000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था इस गीता महोत्सव में। जैसे कि हम लोगों को पता है कोरोना वायरस के बढ़ते कहर की वजह से जितनी भी अंतरराष्ट्रीय समिट्स हैं, इंटरनेशनल मीटिंग्स हैं, इंटरनेशनल मीटिंग्स के साथ साथ होने वाली जितनी भी घरेलू मीटिंग्स हैं, जितनी डोमेस्टिक मीटिंग्स हैं, ये सभी मीटिंग्स को वर्चुअली कंडक्ट किया जा रहा है ताकि नोवल कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोका जा सके। इसलिए गीता महोत्सव भी वर्चुअली मनाया गया, जिसमें इतने सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो पूछता है कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप रिलीज किया गया अभी हाल ही में भारत के 12वें प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि, और कह सकते हैं भारत के 12वें प्रधानमंत्री के सम्मान में। अब इससे निकलते हैं 2 क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि इस पोस्टेज स्टैंप को भारत के 12वें प्रधानमंत्री के लिए दिया गया, उनके ऑनर में उसको पब्लिश किया गया। तो पहली बात तो भारत के 12वें प्रधानमंत्री का नाम बताइए। दूसरी चीज जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो ये है कि इस पोस्टेज स्टैंप को रिलीज करने वाले इंसान का नाम भी हम लोगों को चाहिए। हु रिलीज्ड दिस पोस्टेज स्टैंप, किसने इसको रिलीज किया, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जहां तक भारत के 12वें प्रधानमंत्री की बात है तो वो इंदर कुमार गुजराल है, जिसके ऑनर में अभी ये पोस्टेज स्टैंप रिलीज किया गया। और जिन्होंने इंदर कुमार गुजराल जी के ऑनर में इस पोस्टेज स्टैंप को रिलीज किया है
वो है भारत के आदरणीय उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनका नाम है मिस्टर वेंकैया नायडू जी। तो आइए चलते हैं अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ जो कि आप लोगों को डिस्कस करने हैं। तो आइए चलते हैं आज के 7वें प्रश्न की तरफ जो कि आपसे ब्रिक्स समिट, ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में कुछ पूछ रहा है। यह पूछ रहा है भी हाल ही में 2020 में जो छठा युवा ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था वो कहां पर हुआ था। और इसी क्वेश्चन से संबंधित मैं 2-3 चीजें आप लोगों से और पूछूंगा। जैसे कि पहली चीज ये कि जहां पर ये हुआ, जहां पर भी ये हुआ, क्या वहां पर ये समिट इन पर्सन हुआ या इसको भी वर्चुअली ही, मतलब ऑनलाइन के तरीके से ही कंडक्ट करवाया गया। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि इंडिया की तरफ से ब्रिक्स यूथ समिट में किसने पार्टिसिपेट किया। एंड द थर्ड क्वेश्चन ऑफ माइंड टू यू इज कि ब्रिक्स की मतलब क्या है, ब्रिक्स का मतलब क्या है और वो कौन कौन से देश है जो इस ग्रुप में आते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन हैं जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जिसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे उसमें आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक करके इन सबका आंसर करना। पहली बात, ये 20वां ब्रिक्स सम्मेलन, सॉरी ये छठा ब्रिक्स अपना क्या कहते हैं यूथ समिट 2020 का उलियानोस्क में हुआ। ये एक जगह का नाम है रूस में, रशिया में। जहां तक इंडिया से बात आती है कि इंडिया से इस समिट में किसने पार्टिसिपेट किया, तो वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट यूथ एंड स्पोर्ट्स, मीन द मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट, जिसको आप लोग किरण रिजिजू कहते हैं, किरण रिजिजू जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो किरण रिजिजू बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है जिन्होंने इंडिया की तरफ से इस अपना समिट में पार्टिसिपेट किया। इसके साथ साथ ये ब्रिक्स यूथ समिट, जैसे कि आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से, ताकि इसका संक्रमण फैलने से रोका जा सके, तो इन पर्सन अवॉइड किया जाता है अंतरराष्ट्रीय मीटिंग्स को कंडक्ट करने के लिए। तो ये छठा ब्रिक्स यूथ समिट भी इस बार का वर्चुअली कंडक्ट किया गया, जिसमें किरण रिजिजू ने वर्चुअली ही पार्टिसिपेट किया इंडिया की तरफ से। इसके साथ दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ब्रिक्स एक्चुअली एक्रोनिम है, एक एक्रोनिम है, उन सभी देशों से मिलकर बनाया गया है ये शब्द जो इस ब्रिक्स ग्रुप में आते हैं, जिसमें से बी का मतलब ब्राजील, आर का मतलब रशिया, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चाइना और एस का मतलब साउथ अफ्रीका है। तो इन 5 देशों का संगठन है ये ब्रिक्स, जिसको आप ब्रिक्स कहते हैं। आइए चलते हैं आज के 8वें क्वेश्चन की तरफ। आपकी बोर्ड पर वो क्या है, पूछता है रायमोना नेशनल पार्क अभी हाल ही में कौन से स्टेट में आने वाला है। कौन से स्टेट में हम लोग रायमोना नेशनल पार्क को बनाने वाले हैं। देखिए, जहां तक रायमोना नेशनल पार्क की बात है, इससे संबंधित कुछ एक चीजें मैंने बोर्ड पर लिखी है। जैसे कि रायमोना नेशनल पार्क अभी हाल ही में इंडिया का स्टेट, जिसको आप असम कहते हैं, वहां पे आने वाला है। असम की स्टेट कैबिनेट ने अभी इस नेशनल पार्क को बनाने की मंजूरी दी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या, ये नेशनल पार्क रिपू रिजर्व्ड फॉरेस्ट, जो रिपू रिजर्व्ड फॉरेस्ट, रिपू सुरक्षित और आरक्षित फॉरेस्ट जो है, ये रिपू रिजर्व्ड फॉरेस्ट असम में आने वाले मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में आते हैं। और इसी रिपू रिजर्व्ड फॉरेस्ट का 424 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया से रायमोना नेशनल पार्क को असम में बनाया जा रहा है। इसी के साथ साथ कहा यह जाता है कि अगर असम में यह नेशनल पार्क सक्सेसफुली बन जाता है तो असम में आने वाला यह छठा नेशनल पार्क होगा। दिस रायमोना नेशनल पार्क विल बी द 6th नेशनल पार्क ऑफ असम। तो ये एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोगों को अभी इस क्लास में मिला। चलते हैं 9 क्वेश्चन की तरफ, जो कि फिट इंडिया स्कूल वीक प्रोग्राम के बारे में बात कर रहा है। यह पूछता है फिट इंडिया स्कूल वीक प्रोग्राम अभी किसने लॉन्च किया है, हु लॉन्च दिस प्रोग्राम। जहां तक इस प्रोग्राम की लॉन्चिंग के बारे में बात आती है बेटा, इस प्रोग्राम को लॉन्च करने वाले हैं किरण रिजिजू जी। और अगर हम किरण रिजिजू को बताएं तो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट है। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, आईसी कहते हैं इन्हें, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज यूथ अफेयर्स एंड अपना यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट है।
अभी इन्होंने ही फिट इंडिया स्कूल वीक प्रोग्राम को लॉन्च किया इंडिया में। जहां तक इस प्रोग्राम से संबंधित बात आती है, पहली बात तो ये फिट इंडिया स्कूल वीक प्रोग्राम का सेकंड एडिशन था जो इस बार लॉन्च किया गया। इस एडिशन को, मतलब जितने भी अब तक फिट इंडिया स्कूल वीक प्रोग्राम इंडिया में लॉन्च किए जा चुके हैं, इन सभी को फिट इंडिया मूवमेंट के अंडर लॉन्च किया गया है। इस इवेंट के दौरान हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने सभी स्कूल के बच्चों से अनुरोध किया कि आप बढ़ चढ़कर स्पोर्ट्स में हिस्सा लीजिए, क्योंकि स्पोर्ट्स भी आपके स्कूल करिकुलम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपको नहीं छोड़ना चाहिए। तो दिस इज समथिंग विच वॉज पुट फॉरवर्ड बाय किरण रिजिजू। और इन्होंने क्या बोला, पहली बात तो ये फिट इंडिया स्कूल वीक प्रोग्राम का इस बार का सेकंड एडिशन था जो आपको लिखना है। और अब तक के जितने भी एडिशंस फिट इंडिया स्कूल वीक प्रोग्राम के हो चुके हैं, वो भारत सरकार के द्वारा जो पॉलिसी, जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसको बोलते हैं फिट इंडिया प्रोग्राम, फिट इंडिया प्रोग्राम के अंडर लॉन्च किए गए प्रोग्राम हैं ये सारे के सारे। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों को याद रखनी है। चलते हैं आज के 10th प्रश्न की तरफ, जो पूछता है अभी इंडिया ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसको आप MOU कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। और ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फिजिकल कल्चर और स्पोर्ट्स में साइन किया गया है भारत सरकार के द्वारा। पूछता यह है कि अभी इंडियन गवर्नमेंट ने MOU पर, और ये MOU जो कि फिजिकल कल्चर और स्पोर्ट्स से संबंधित है, किसके साथ साइन किया है। जहां तक बेटा इस MOU की बात है, इस MOU को इंडिया ने साइन किया है ब्रिक्स के साथ, ब्रिक्स देशों के साथ। और हमको पता है ब्रिक्स संगठन में 5 देश आते हैं, जिसमें B का मतलब ब्राजील, R का मतलब रूस, I का मतलब भारत, C का मतलब चीन और S का मतलब दक्षिणी अफ्रीका है। तो ये 5 देशों का संगठन है ब्रिक्स। और क्यों साइन किया गया MOU फिजिकल कल्चर और स्पोर्ट्स में? ऐसा माना जाता है कि ये पांचों की पांचों देश एक दूसरे की मदद करेंगे। किन किन चीजों में? क्या कहते हैं, एक दूसरे की मदद करेंगे जहां तक स्पोर्ट कोचिंग, स्पोर्ट्स में होने वाली कोचिंग या ट्रेनिंग का सवाल है, जहां तक स्पोर्ट्स में इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन का सवाल उठता है, और इसी के साथ साथ जहां तक स्पोर्ट्स में इस्तेमाल होने वाली साइंस का प्रयोग की बात आती है। तो स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स मेडिसिन और स्पोर्ट्स कोचिंग और ट्रेनिंग से संबंधित ब्राजील, रशिया, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका एक दूसरे की मदद करेंगे, ऐसा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मदद से आप क्या करने वाले हैं, इस मदद से जितने भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में आपके स्पोर्ट्स पर्सन जाते हैं, उन सभी स्पोर्ट्स पर्सन्स की परफॉर्मेंसेस को बढ़ाने के लिए और भी अच्छा करने के लिए इंडिया ने ब्रिक्स देशों के साथ इस समिट पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये है 10th क्वेश्चन आज का। चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। पूछता है 12th SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट 2020, अभी इसकी अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई? हु चेयर्ड दिस समिट ऑफ 2020? देखिए, जहां तक SCO की बात है, SCO का मतलब है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और जहां तक शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात है, इंडिया इस संगठन का हाल ही में 2017 में ही फुल टाइम मेंबर बना था। FTM 2017 में ही फुल टाइम मेंबर बना था। तो अगर 2020 के हिसाब से देखा जाए तो 2020 में होने वाली ये समिट इंडिया की तीसरी समिट थी, जिसमें इंडिया फुल टाइम मेंबर के रूप में पार्टिसिपेट कर रहा था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको SCO के बारे में जाननी और भी जरूरी है, वो ये है कि शंघाई कॉरपोरेशन काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट का ये मीटिंग इस बार चेयर किया गया रशिया के द्वारा। और रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन जी ने इसकी अध्यक्षता की। और एक और बहुत खास बात जो कि आपसे पूछी जा सकती है, ये शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की वर्चुअली होने वाली पहली मीटिंग थी। आज तक इस
मीटिंग को वर्चुअली कंडक्ट नहीं करवाया गया था। तो ये वर्चुअली होने वाली पहली मीटिंग थी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले हर कोई इस मीटिंग में इन पर्सन ही एक दूसरे से मिलते थे। चलते हैं आज के 12वें प्रश्न की तरफ, जो कि पूछता है दुनिया का सबसे पुराना मैन मेड नैनो स्ट्रक्चर कहां पर मिला है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप लोगों को सॉल्व करना है कि दुनिया का सबसे पुराना मैन मेड नैनो स्ट्रक्चर अभी कहां पे मिला है। देखिए, जहां तक मैन मेड नैनो स्ट्रक्चर्स की बात है, इसको अभी हाल ही में भारत में पाया गया है और इंडिया की जगह है किलादी, जो कि भारत के राज्य तमिलनाडु में आती है। तो अभी यहां से इन नैनो स्ट्रक्चर्स को पाया गया है। नैनो स्ट्रक्चर्स अभी यहां से हम लोगों को मिले हैं। तो यहां तक है 12 क्वेश्चंस। आइए चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आएंगे। सो आज का 13वां प्रश्न आप सबके सामने बोर्ड पर इस प्रकार है, जो आपसे पूछता है कि अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस कैंपेन की तारीफ की। देखिए, WHO ने अभी जिस कैंपेन की तारीफ की, आप लोगों के लिए गर्व महसूस करने वाली बात है। क्यों? क्योंकि यह कैंपेन इंडिया से ही संबंधित है और इस कैंपेन का नाम है फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। सो एज फार एज दिस कैंपेन इज कंसर्न, नाम है इसका फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, जिसका लिटरल मीनिंग यह है दैट एवरीवन शुड इन्वॉल्व इन फिटनेस एक्टिविटीज एटलीस्ट हाफ एन आवर डेली, कि हर किसी को अपनी फिटनेस पर एक दिन में आधा घंटा तो जरूर ध्यान देना चाहिए। इसी के ऊपर WHO ने अभी इंडिया के इस कैंपेन की बहुत तारीफ करी। रिसेंटली पब्लिश किए गए ट्वीट में WHO ने कहा कि वो इंडिया के इस इनिशिएटिव की बहुत तारीफ करता है कि इंडिया जिस प्रकार से हर किसी को फिटनेस कैंपेन में इन्वॉल्व होने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। दिस इज ऑफ कमेंडेबल अप्लॉज। दिस इज समथिंग विच इज वेरी नाइस ऑन द पार्ट ऑफ इंडिया। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि हाल ही में आजकल साइकिलिंग का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ फिटनेस मूवमेंट विच इज फॉरवर्डेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये मूवमेंट भी, जिसका नाम फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज है, ये प्रोग्राम भी, ये कैंपेन भी फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। दिस प्रोग्राम ऑल्सो कम्स अंडर फिट इंडिया मूवमेंट। आपको इसके बारे में अभी हमने बताया था। फिट इंडिया मूवमेंट एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया फिटनेस मूवमेंट है, जिसके अंडर मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू आते हैं और वही इन सभी मूवमेंट्स की देखभाल कर रहे हैं। उन्हीं के अंतर्गत इस मूवमेंट को इंडिया भर और इंडिया के कोने कोने में चलाया जा रहा है। चलते हैं आज के 14 क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों की स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे हैं कि 2020 जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर के बारे में ये पूछ रहा है कि अभी 2020 जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर किसको मिला है। इस प्राइज के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं बेटा। जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर, पहली बात, इंडिया में दिया जाने वाला साहित्य से संबंधित एक बहुत ही ऑनरेबल, एक बहुत ही हाई लेवल का प्राइज है। इस प्राइज को जिस भी इंसान को दिया जाता है, उसको प्राइज के साथ साथ 25 लाख की धनराशि भी दी जाती है। जहां तक इंडिया का सवाल उठता है, अभी फिलहाल जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2020 जिस इंसान को दिया गया है, उनका नाम है एस हरीश, जिनको इस प्राइज के साथ साथ 25 लाख की धनराशि भी दी गई। एस हरीश की किताब है जो इन्होंने लिखी है, जिसके लिए इनको जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर के लिए नॉमिनेट किया गया था। और इस प्राइज और इस बुक का नाम है मुस्टैश। देखिए, अगर मैं मुस्टैश की बात करूं तो ये इनकी बुक का इंग्लिश ट्रांसलेशन है, जबकि इन्होंने जो बुक लिखी उसको मलयालम में लिखा गया और मलयालम में उसका नाम है मीशा। इसको बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, जब जाके इनको जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर के लिए नॉमिनेट किया गया और ये जीते भी। आइए चलते हैं आज के 15 क्वेश्चन की तरफ। आप लोग देख पा रहे हैं, पूछ रहा है पहला ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग
अभी किसकी अध्यक्षता में कंडक्ट हुई? इस क्वेश्चन को हम लोगों ने बार बार इस क्लास में आप लोगों से पूछा है कि भले ही वो एससीओ की मीटिंग हो, जिसको आप शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, या ब्रिक्स से संबंधित बहुत सी मीटिंग्स। इस साल मतलब पिछले साल अपने 2020 की अगर बात करूं तो ब्रिक्स से संबंधित बहुत सारी मीटिंग्स और एससीओ के अंडर आने वाली बहुत सारी मीटिंग्स को रशिया की चेयरमैनशिप के अंडर ही कंडक्ट किया गया था। बाकी सब मीटिंग्स की तरह ये मीटिंग भी ऑनलाइन कंडक्ट की गई थी, जिसमें इंडिया की तरफ से भारत के अर्थशास्त्र और भारत की फाइनेंस मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमण जी ने इंडिया की तरफ से इस ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर की मीटिंग में भाग लिया। अब बात आती है कि सर ये मीटिंग क्यों हुई? जहां तक इस मीटिंग के ऑब्जेक्टिव की बात है तो आप लोगों को बता दूं कि इस मीटिंग के पीछे लॉन्च करने वाला जो ऑब्जेक्टिव वो केवल ये था कि किस तरीके से इस कोरोना वायरस के टाइम में जो लॉकडाउन इंपोज किया गया है पूरे विश्व भर में, उससे किस तरीके से निकला जाए और कैसे एक दूसरे की मदद की जाए। जहां तक ब्रिक्स कंट्रीज का सवाल है, मतलब जहां तक ब्रिक्स में आने वाले 5 देशों का सवाल है, जो कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। किसको कितने पैसे की जरूरत हो सकती है, किसको कितना लोन देना है, इन सब चीजों के ऊपर आप लोगों ने इस मीटिंग में बात करी। इस मीटिंग्स के भी पार्ट थे, हालांकि उस पार्ट्स के ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे आज की इस क्लास में, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनवरी मंथ के लिए आप लोगों के लिए हो सकता है। चलते हैं आज के 16 क्वेश्चन की तरफ। पूछता है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज 2020 के विनर कौन है? पहली बात, वो इंसान जिन्होंने इस प्राइज को जीता है वो किसी ऐसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वो किसी ऐसी ऐप को उन्होंने बनाया है जिससे साइबर बुलिंग, बच्चों की साइबर बुलिंग रोकी जा सके। और जो ऐप इस इंसान ने बनाई है उसको साइबर टीन्स कहते हैं। साइबर टीन्स को बनाने वाले ये विख्यात पर्सनालिटी है जिसको अभी इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 से नवाजा गया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इंटरनेशनल पीस प्राइज और इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज 2020 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड सेरेमनी है। साइबर टीन्स जिस इंसान और जिस पर्सनालिटी ने बनाया उनका नाम है सर सैदत रहमान जी। और जहां तक सदत रहमान की बात आती है, ये भारत के ही पड़ोसी देश बांग्लादेश से हैं, जिनको अभी इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज से नवाजा गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज है, बहुत प्रेस्टिजियस प्राइज है। चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों के स्क्रीन पर मैंने आप जैसे कि इस बोर्ड पे देख रहे हैं। पूछता है कि फ्रेंडशिप एसोसिएशन अभी एक मित्रता संगठन अभी इंडिया और किस देश के बीच में बना है? जहां तक इंडिया और इंडिया के द्वारा ये फ्रेंडशिप एसोसिएशन की बात आती है, मैं 2-3 पॉइंट जरूर इस क्लास में आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। पहला, इस प्रकार की मित्रता संघ, इस प्रकार का फ्रेंडशिप एसोसिएशन वेस्ट एशिया में बनने वाला पहला फ्रेंडशिप एसोसिएशन है। ये वेस्ट एशिया का पहला है। और इस फ्रेंडशिप एसोसिएशन को बनाने के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव केवल इतना था कि किसी ना किसी तरीके से बिजनेस, दोनों देशों की बिजनेस और सोशल कम्युनिटीज, सामाजिक समुदाय, दोनों ही देशों के व्यवसायिक और सामाजिक समुदाय के म्यूचुअल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, एक दूसरे के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए। और वो देश जिसके साथ अभी इंडिया ने इस फ्रेंडशिप एसोसिएशन को बनाया है उसका नाम है ओमन। तो इसी के साथ आज का ये करंट अफेयर कैप्सूल यही खत्म होता है। आशा करता हूं मेरे द्वारा हर एक क्वेश्चन जो इस क्लास में आप लोगों को समझाया गया वो जरूर आप लोगों ने समझा होगा और अपनी कॉपीज में नोट डाउन किया होगा जहां तक उनके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की बात है। फिलहाल इस क्लास में मेरे साथ आज के लिए केवल इतना ही। मैं आशा करता हूं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो आप ही के जैसे किसी सरकारी नौकरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। शायद उसके लिए और भी यूजफुल हो, क्योंकि जिस प्रकार के रिव्यूज हमको अपने बच्चों से मिले हैं उनका मानना यह है कि जो भी
करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम विद्या गुरु के इस प्लेटफॉर्म में आपको डिलीवर करते हैं, वो बहुत सी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो उस व्यू पॉइंट से ये क्लास आप लोगों के लिए एक एसेट से कम नहीं है, एक रिसोर्स से कम नहीं है। तो आज की क्लास में मेरे साथ केवल इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास वेरी सून। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और उचित दूरी बनाए रखिए। धन्यवाद।